लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन सभी लोगों के पास एक होप आई थी, क्योंकि जॉन और डॉन दोनों एक जुपिटर लेके रेजुलेट की तरफ गए थे। लेकिन वही होप तब टूट गई जब वो जुपिटर ऑर्बिट से बाहर निकलने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है। सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली एक साथ बैठी थी और यहाँ न्यूज पे दिखाया जा रहा था कि कैसे एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप अर्थ से आके टकराई है। इस न्यूज के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं चले, इसीलिए एक कहानी बना दी गई कि एक तारा आके टूटा था जो कि वापस से अपनी जगह पे चला गया। अब बच्चे जब इस बारे में मॉरिन से पूछते हैं तो मॉरिन यहाँ पे बताने लगती है कि कैसे कोई स्पेसशिप हमारे अर्थ के ऑर्बिट तक आया था और उसे चेक भी किया जा रहा है। सेम टाइम पे हम यहाँ पे विल को देखते हैं, जो कि इस टाइम पे जॉन के लिए एक ट्रांसमीटर बना रहा था। जॉन जो कि आर्मी के अंदर काम किया करता था और अपने बच्चों से हर टाइम बात नहीं कर सकता था, इसी के कारण विल ने एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाया जिससे कि जॉन कभी भी उसे रिप्लाई कर सके। इसके अंदर मास कोड का यूज होता है। इसी लैंग्वेज से वापस से विल प्रेजेंट टाइम के अंदर रिसीवर से मैसेज भेजने की कोशिश करता है ताकि कहीं ना कहीं जॉन उसे रिप्लाई दे सके। यहाँ जूडी और पेनी ही बचे थे। इन दोनों ने मिलके विल को बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन यहाँ से इनकी मॉम अब मॉरिन गायब हो गई थी। जूडी और पेनी दोनों विल को समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके डैड जिंदा नहीं बचे हैं, लेकिन विल को अभी भी होप थी कि शायद कोई मिरेकल हुआ हो और इनके डैड बच गए हो। दूसरी तरफ हम जब मॉरिन को देखते हैं तो यहाँ हम जून के साथ मॉरिन को देखते हैं। मॉरिन इस टाइम पे बेहोश थी और जून अपने साथ में मॉरिन को बेहोश करके चैरेट के साथ में उस जगह पे ले आई थी जहाँ पे इस रोबोट का टूटा हुआ स्पेसशिप था। जून बस इतना ही चाहती थी कि मॉरिन उसकी हेल्प करे इस रोबोट को वापस से जोड़ने में। यहाँ पेनी और जूडी डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को इनके मॉम को ढूंढना है, तो जूडी कहती है कि वो यहाँ से अकेली जाएगी। विल यहाँ पे ये भी इन्फॉर्म करता है कि जून के पास में रोबोट का हिस्सा है, तो वो जरूर हमारी मॉम की मदद रोबोट को जोड़ने में करेगी, लेकिन इस टाइम पे वो मॉम को कहाँ लेके गई होगी। विल कहता है कि मुझे साथ चलने दो, लेकिन जूडी विल को बुरी तरीके से डांट देती है कि तुम पहले ही बहुत काम कर चुके हो। वो विल को इसलिए डांटती है क्योंकि विल ने ही जून को बाहर निकाला था। जूडी वहाँ पे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए अकेली चली जाती है। विल इस टाइम पे खुद से ही बहुत ज्यादा अपसेट था कि उसने कोई गलत चीज करी है। खुद के हैच में आके वो हर चीजों को तोड़ फोड़ करने लगता है। विल को स्टोन कलेक्ट करने की बहुत आदत थी। इस प्लेनेट पे रोबोट ने उसे एक स्टोन दिया था, लेकिन असल के अंदर वो एक स्टोन नहीं था बल्कि बायो वेस्ट था, जिसे लेके वो पहले अपनी बहनों के पास आता है और उसके बाद में हिरोकी के पास में। हिरोकी इस स्टोन को देखते ही समझ जाता है कि एक बायो वेस्ट है, ऐसा बायो वेस्ट जो कि इस प्लेनेट के रहने वाले क्रीचर से ही बना है, लेकिन ये इतना हैवी बायो वेस्ट है जो कि इस प्लेनेट पे रहने वाले सबसे खतरनाक शिकारी का हो सकता है। शायद उसके पास जाना सेफ हो भी नहीं और हमें ये बायो वेस्ट कहाँ मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हिरोकी के पूछने पे विल बताता है कि ये बायो वेस्ट उसे एक केव के अंदर मिला था जहाँ पे विल उसे वापस से ले जा सकता है। अब यहाँ पे पेनी तो विल के साथ में रहती है क्योंकि इन लोगों को बायो वेस्ट देखने जाना था। वहीं दूसरी तरफ जूडी जब जाने लगती है तो पेनी उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि इस टाइम पे रॉबिन्सन फैमिली के दोनों पेरेंट्स गायब थे। तो पेनी कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मॉम को ढूंढ के ले आओगी और खुद का ध्यान रखोगी। जून यहाँ पे मॉरिन को बुरी तरीके से बांध चुकी थी और उससे कहती है कि बस तुम इंस्ट्रक्शन दो, मैं इस रोबोट को वापस से स्टार्ट कर लूंगी। मॉरिन जब उस रोबोट को देखती है तो कहती है मुझे खुद को भी नहीं पता कि विल ने आखिर इसे स्टार्ट कैसे किया था, तुम अगर मेरा हाथ खोल पाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तो जून कहती है कि तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगी और तुम मुझे यहाँ पे मार के चली जाओगी। जुपिटर के आसपास जितने भी लोग अभी यहाँ पे रह रहे थे सब लोग इसी केव के अंदर आते हैं। हिरोकी जब यहाँ पे इसी बायो वेस्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा वेस्ट है जिससे कि फ्यूल बनाया जा सकता है। गाइस, इंडिया के अंदर भी बायो वेस्ट का यूज किया जाता है अलग अलग चीजों से, यानी कि कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या फिर कभी कोई और चीजें भी। यहाँ इन क्रीचर के बायो वेस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनसे फ्यूल तक भी बन सकता है, वो फ्यूल जो कि इन सारे जुपिटर को उड़ा के रेजुलेट तक लेके जा सके। विक्टर को इसी केव के अंदर एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है जहाँ पे हद से ज्यादा बायो वेस्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रूफ पे वही सारे क्रीचर लटक रहे थे जो कि इन लोगों को कभी भी मार सकते थे। ऊपर से इस जगह पे काफी फ्रेश बायो वेस्ट था, यानी कि ये क्रीचर इधर उधर ही घूम रहे हैं। बाहर आके सब लोगों को न्यूज मिलती है कि ये लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक आवाज इन सारे क्रीचर को जगा सकती है। यहाँ पे जून फिर से पूछने लगती है कि जब विल ने रोबोट को स्टार्ट किया होगा तो कैसे स्टार्ट किया होगा। तब यहाँ पे मॉरिन बताती है कि मैं यहाँ पे जॉन के साथ में आई थी, लेकिन ये स्पेसशिप अपने आप स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे हमने कुछ भी नहीं किया था। मॉरिन का सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट होता है, उस समय जब मॉरिन को पहली बार जुपिटर को बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। मॉरिन इसके ऊपर काम कई सालों से कर रही थी, लेकिन जब अर्थ के ऊपर सिचुएशन बिगड़ने लगी तो मॉरिन के हेड ने मॉरिन को जुपिटर का काम और ज्यादा तेजी से करने के लिए कहा और मॉरिन ने ही रेजुलेट नाम को बनाया। विल अभी भी जॉन से कांटेक्ट करने के लिए अपने रिसीवर से बार बार मैसेज भेजने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे विक्टर आता है, क्योंकि विक्टर को पता था कि इस रॉबिन्सन फैमिली के दोनों ही पेरेंट्स
पेरेंट्स इन बच्चों के पास नहीं है। विक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारे फादर पे बहुत प्राउड है और मुझे बहुत खुशी होती कि अगर वो इस टाइम यहाँ होते। तब विल कहता है कि वो जिंदा है, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे, वो जरूर इसी प्लेनेट पे होंगे। विक्टर प्रैक्टिकल चीज पे ज्यादा फोकस करता है और उसे पता था कि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद विल के फादर नहीं बचे होंगे। यहाँ सभी लोग केव के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे करके उस बायो वेस्ट को हटाने की कोशिश करते हैं और इकट्ठा करके बाहर लेके जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गलती से किसी से एक इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी उन क्रीचर्स का ध्यान इन लोगों पे नहीं जाता। दूसरी तरफ जूडी उस चैरियट के बारे में पता करती है जो कि जून लेके भागी थी। यहाँ जून मॉरिन को स्पेसशिप में अंदर लाके बोल के बताओ तुमने इसे कैसे स्टार्ट किया, मुझे सब कुछ बताओ। मॉरिन साफ बताती है कि उस समय विल अंदर नहीं था, उस समय सिर्फ मॉरिन और जून ही अंदर थे, अपने आप ये स्टार्ट हुआ था। मॉरिन यहाँ पे जून को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इसी कारण कहती है कि तुम पीछे खड़ी हो। जॉन यहीं पे खड़ा था। एक टाइम ऐसा आता है जब मॉरिन अपने हाथ खोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पे जून पहुंच जाती है जो कि मॉरिन को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बहुत इजीली चली जाओगी। जून जिस टाइम पे एक दरवाजे के पास में खड़ी थी तब वहाँ पे जून के सर के बाल खड़े हो जाते हैं। इसी टाइम सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। ये वो टाइम था जब बच्चे जुपिटर के अंदर खड़े थे, वो भी इंजन रूम के बाहर, और बच्चे मस्ती करते हुए एक दरवाजे पे हाथ लगाते हैं तो पेनी और विल दोनों के ही सर के बाल खड़े होने लग जाते हैं। इसी टाइम यहाँ मॉरिन कहती है और कहती है कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिर भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दोनों जाओ यहाँ से। पेनी और विल जब यहाँ से जाते हैं तो मॉरिन खुद उस दरवाजे को टच करती है और उसके खुद के बाल खड़े हो जाते हैं। मॉरिन को लॉजिक समझ में नहीं आता उस इंजन का, तब वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे मॉरिन जून को उस दरवाजे को देखने के लिए कहती है कि जरूर इसके पीछे कुछ है। केव के अंदर पेनी बिल्कुल समझाने लगती है कि अब तुम ट्राई मत करो, हमें यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन विल बात मानता ही नहीं है और वो कहता है कि हो सकता है जरूर डैड का रिसीवर उनके पास हो या फिर वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो जिंदा है और ये बात उसे पता है। इन लोगों की बात करने के बीच में ही वो रिसीवर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब था कि जॉन और डॉन दोनों ही जिंदा बच गए थे इतने बड़े ब्लास्ट के बाद में भी। रिसीवर पे जैसे ही मैसेज आता है तो काफी तेज आवाज आती है और उस आवाज के कारण उस केव के अंदर जितने भी क्रीचर थे उन सब का ध्यान भटक जाता है और सारे क्रीचर लोगों को मारने के लिए नीचे आ जाते हैं और जोर जोर से उड़ने लगते हैं। विक्टर सारे लोगों की जान बचाते हुए उन्हें यहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी अंदर हिरोकी, एंजेला, पेनी और विजय रह जाते हैं। ये चारों नीचे बैठ जाते हैं ताकि उन क्रीचर का ध्यान इन लोगों पे ना आए। सारे लोग जब बाहर आते हैं तो ये अपनी आंखों से उड़ते हुए क्रीचर को देखते हैं। यहाँ मॉरिन और जून दोनों ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे ये दरवाजा नहीं खुल पाता। यहाँ हाथ रखने के भी कुछ ऐसे निशान थे जिससे कि शायद वो रोबोट हाथ रख के इस दरवाजे को खोलता हो। मॉरिन यहाँ पे जून को कहती है कि एक हाथ तुम रखो, दूसरा हाथ मैं रखती हूँ। मॉरिन और जून जब दोनों ही उस जगह पे एक साथ एक टाइम पे उस दरवाजे पे हाथ रखते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है और इनके सामने एक काफी अजीब चीज थी। और इस टाइम पे जून वापस पास्ट के अंदर जाती है। जून यहाँ पे पास्ट के अंदर उस सीन पे थी जहाँ उसे पूछताछ हो रही थी और कैप्टन को उस समय इमरजेंसी के लिए बाहर बुला लिया गया था। इमरजेंसी होने के कारण रेजुलेट के अपने आप ही दरवाजे खुल गए थे और जून भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ गई थी। तब डॉक्टर स्मिथ से मिलने से पहले ही वो एक ऐसे हेज में पहुंची थी जहाँ पे एक ब्लू कलर का इंस्ट्रूमेंट रखा था। असल के अंदर वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था बल्कि इंजन था, वो भी एलियन स्पेसशिप का इंजन। मॉरिन हर चीज को क्लियर कर चुकी थी अब तक अपने दिमाग के अंदर कि उन एलियन रोबोट ने हमारे स्पेसशिप पे हमला नहीं किया था, बल्कि वो अपनी चीज को वापस लेने आए थे। असल के अंदर इंसानों ने स्पेसशिप में जाने की टेक्नोलॉजी को बनाया ही नहीं था, बल्कि अर्थ के ऊपर जो एलियन स्पेसशिप आके टकराई थी उन लोगों से उनका इंजन चुरा लिया था और उसी इंजन की मदद से ये सारे लोग रेजुलेट को बना के स्पेसशिप में पहुंच गए थे। एलियन यही चीज लेने वापस आए थे। जून यहाँ पे मॉरिन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि अगर हम ये चीज वापस लौटा दे तो रोबोट हमारी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ केव के अंदर अभी भी विजय, पेनी, हिरोकी और एंजेला बैठे थे जिनके हर तरफ आसपास में वही क्रीचर घूम रहे थे। एंजेला कहती है कि इन्हें दिखाई नहीं देता, इन्हें सिर्फ सुनाई देता है। ये लोग अब कितनी देर तक अंदर बैठ सकते थे क्योंकि हिरोकी भी इंजर्ड था। धीरे धीरे करके ये लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जिस रास्ते से ये लोग बाहर की तरफ जाते वहीं पे एक बड़ा सा क्रीचर पेनी के बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया था। वो पेनी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एंजेला एक स्टोन को दूसरी तरफ फेंकती है और उस क्रीचर का ध्यान भटक जाता है। वो पेनी को छोड़ के मेन केव के अंदर चला जाता है। कैसे तैसे करके ये चारों भी बाहर आ जाते हैं और अब इन लोगों के पास जितना भी बायो वेस्ट इन लोगों को मिला था मिशन को वहीं ड्रॉप करके ये लोग जाते हैं। पेनी और विल को रास्ते के बीच में एंजेला मिलती है और पहले वो जॉन के लिए कहती है कि जॉन के जाने का उसे बहुत अफसोस है। अगर जॉन यहाँ पर होता तो वो जरूर जॉन से माफी मांगती क्योंकि लास्ट टाइम रोबोट के साथ होने वाले इंसिडेंट पे एंजेला को बहुत बुरा लगा था। तब विल कहता है कि ये बात आप खुद मिलकर करिएगा डैड से क्योंकि डैड जिंदा है। विजय भी आके पेनी से बात करता है क्योंकि पेनी ने विजय की जान बचाई थी। जून यहाँ पे मॉरिन को बाहर ले आई थी क्योंकि स्पेसशिप तो अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई और रोबोट को स्टार्ट करने का जून को कोई तरीका नहीं मिला। गलती
गलती से जून रोबोट का हाथ उस स्पेसशिप के एक टुकड़े पे रख देती है और टच होने के साथ में ही वो स्पेसशिप भी स्टार्ट हो जाता है और रोबोट भी अपने आप खुद को हील करने लगता है। इस टाइम तक जूडी भी यहाँ पे पहुंच चुकी थी। जून को महसूस होता है कि आसपास जरूर कोई है, इसी के कारण वो चाकू लेके प्लांट्स के पीछे जाने लगती है। तो जून को वहाँ पे मुर्गी मिलती है, वो भी डॉन की। जूडी पीछे से आके जॉन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके कारण जून वहीं पे बेहोश हो जाती है। जूडी आके फटाफट से मॉरिन को फ्री करती है और ये लोग चैरियट में से बैठ के जाने लगते हैं। इतनी ही देर में इनके सामने रोबोट आके खड़ा हो जाता है। मॉरिन को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये रोबोट वापस खड़ा कैसे हो गया और पीछे से जून निकल के आती है। अब जैसा कि जून ने रोबोट को स्टार्ट किया था तो रोबोट अब जून की बात मान रहा था और जाते हुए चैरियट को जून रुकवा देती है, जो कि रोबोट ने पकड़ के रखा था। जूडी और मॉरिन दोनों बाहर निकल के आते हैं और रोबोट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें पता था कि जून अब इस रोबोट को इन्फ्लुएंस कर रही है। यहाँ रोबोट जून का नाम भी लेता है और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन के लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।